नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली वायलेंस और इसके मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले परिणामों के बारे में। ये प्रोजेक्ट इम्प्रूविंग न्यूकमर्स मेंटल हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज के अंतर्गत किया गया है और ये परियोजना फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज के समर्थन के माध्यम से संभव हो पाई है। इसको विकसित और प्रस्तुत किया है डॉक्टर पॉली चावला ने, जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है, और इसे डिज़ाइन किया है और इसे आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कविता, जो कि ऑल्सो इसकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। डिस्क्लेमर यानी कि स्वीकरण। प्रस्तुतियों की यह श्रृंखला सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए विकसित की गई है और कुछ सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। प्रस्तुतियां शोधकर्ता और लेखक के विचारों को व्यक्त करती हैं और जरूरी नहीं है कि वे यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हो। फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज एंड यूनाइटेड कल्चर्स ऑफ कनाडा एसोसिएशन उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये प्रस्तुति पेशेवर सलाह नहीं देती है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी अच्छी तरह से शोधित है, हम इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं दे सकते। यूसीसी अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री पर निर्भरता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूसीसी और संपादक कॉपीराइट या किसी अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेखक के बारे में डॉक्टर पॉली चावला अल्बर्टा प्रांत में एक पंजीकृत अंतिम मनोवैज्ञानिक यानी कि रजिस्टर्ड प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट है, जिनके पास लगभग 20 सालों का अनुभव है। उन्होंने 2011 में नई दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। एक थेरेपिस्ट के रूप में काम करते हुए उन्होंने उत्तरी अमेरिका में बसने से पहले अफ्रीका और एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम किया और अपने करियर की शुरुआत करी। ये पीटीएसडी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, साइकियाट्रिक कंडीशन जैसे कि साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक पेन एंड मोटर व्हीकल और वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स में विशेषज्ञ हैं। ये सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज की सहायता करने में माहिर है। ये एक सर्टिफाइड EMDR थेरेपिस्ट और इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपिस्ट भी हैं। अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। घरेलू संघर्ष यानी कि हमारे घर में होने वाले वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, एक क्रिटिकल सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा है, जो कि व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को कई स्तर पर प्रभावित करता है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार लगभग 30% कनाडाई अडल्ट जो हैं वो 15 साल की आयु से पहले किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव कर चुके होते हैं, जबकि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस देश में पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए लगभग सभी हिंसक अपराधों का 1/3 हिस्सा है। इससे पता चलता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। इमीडिएट फिजिकल हार्म, फैमिली वायलेंस के परिणाम स्वरूप अक्सर गंभीर मानसिक स्वास्थ्य के रिजल्ट सामने आते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन और इंटरजनरेशनल अब्यूज, साइकिल्स ऑफ अब्यूज, जो कि कंटिन्यू रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक। घरेलू संघर्ष और पारिवारिक हिंसा को समझना। कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती हैं? घरेलू संघर्ष हमको किसको कहेंगे? घर के भीतर चलने वाले ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट्स, जिनमें शारीरिक हिंसा शामिल नहीं हो सकती, और लेकिन एक तरह की शत्रुतापूर्ण भावना या फिर इमोशनली डिस्ट्रेसिंग एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। पारिवारिक हिंसा, इसमें पारिवारिक रिश्तों में शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, यौन या वित्तीय दुर्व्यवहार शामिल है। इसमें इंटीमेट पार्टनर्स के साथ साथ बच्चे और बूढ़े लोगों भी शामिल हैं। घरेलू संघर्ष और पारिवारिक हिंसा को और अच्छे से समझना। पारिवारिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं? फिजिकल अब्यूज हो सकता है, जिसमें जानबूझकर के ताकत का या बल का प्रयोग किया जाता है, जिससे चोट लगे, दर्द हो या किसी तरह की तकलीफ हो। इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज, किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना, उसको कंट्रोल करना, उसको अलग थलग करके रखना, इस तरह का व्यवहार जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। सेक्सुअल अब्यूज, पारिवारिक रिश्तों में बिना किसी सहमति के सेक्स करना या जबरदस्ती करना, वो सेक्सुअल अब्यूज के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल अब्यूज, किसी भी व्यक्ति के वित्तीय संसाधनों तक उसकी पहुंच को कंट्रोल करना या उसका शोषण करना, वो फाइनेंशियल अब्यूज के अंतर्गत आता है। नेग्लेक्ट, बड़े जो बुनियादी जो आपकी ज़रूरतें हैं बच्चों के लिए या लेडीज़ के लिए या ओल्ड लोगों के लिए, उनको नहीं पूरा करना, तो ये जो है वो नेग्लेक्ट के अंदर आता है, जो लोग अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं?
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ट्रॉमा या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं या द्रव्यों के सेवन का हिस्ट्री हो, जिनके पास सब्सटेंस अब्यूज हो, या जिनके पास पहले से मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो ज़्यादा इसके लिए रिस्क माने जाते हैं। जहाँ पे पावर इम्बैलेंस होता है या कम्युनिकेशन की कमी होती है या फाइनेंशियल डिपेंडेंस होता है, वहाँ पे रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे सोशल नॉर्म्स होती हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती हैं, या फिर एक्सेसिबल रिसोर्सेज को कम करने वाले सोशल मानदंड होते हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ की समस्या ज़्यादा होती है। इसके क्या न्यूरोबायोलॉजिकल प्रभाव हो सकते हैं? लगातार तनाव के संपर्क में रहने से ब्रेन फंक्शन या विशेष रूप से अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चेंज होता है, जिससे कंटिन्यूसली पर्सन को डर लगता है, उसका फियर रिस्पॉन्स हाइटेंड हो जाता है, और उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या होती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, तो वो सही डिसीजन नहीं ले सकता अपने लिए और दूसरों लोगों के लिए। घरेलू संघर्ष और पारिवारिक हिंसा को समझना, द साइकिल ऑफ ट्रॉमा और ट्रॉमा बॉन्डिंग कैसे काम करता है। तो ये अक्सर होता है जहाँ पे दुर्व्यवहार या अस्वस्थ रिश्ते, अब्यूजिव या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में साइकिल ऑफ ट्रॉमा और ट्रॉमा बॉन्डिंग काम करती है। साइकिल ऑफ ट्रॉमा क्या होती है? ये वो पैटर्न है जिसमें दर्दनाक अनुभव के समय के साथ जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिपीट होते हैं और परपिचुएट होते हैं ओवर टाइम, या फिर दोहराए जाते हैं और कंटिन्यूसली बने रहते हैं। ये पर्सनली भी हो सकता है और इंटरजनरेशनल भी हो सकता है, और रिश्तों में ये अक्सर दुर्व्यवहार के चक्कर में या चक्र के रूप में या साइकिल ऑफ अब्यूज के रूप में प्रकट होता है। यानी कि अगर एक बार हुआ है तो दोबारा उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टेंशन बिल्डिंग फेज, ये जो साइकिल ऑफ अब्यूज है वो कैसे काम करती है? एक फेज है, इसको बोलेंगे हम, जहाँ पे टेंशन बिल्ड हो रही है, तनाव, क्रोध या संघर्ष बढ़ने लगता है। पीड़ित को ऐसा महसूस हो सकता है कि दुर्भाव करने वाला व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या अस्थिर है, इम्बैलेंस है। पीड़ित व्यक्ति अक्सर दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति को शांत करने के लिए या घर में स्ट्रेस को कम करने के लिए अलग अलग प्रयास करता है। फिर जो दूसरी फेज होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट या एक्सप्लोजन फेज। यहाँ पे एक्चुअल में जो होता है वो अब्यूज होता है, ये फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है। यहाँ पे इस चरण में पीड़ित के लिए बहुत ही एक्सट्रीम जो फियर होता है वो फील होता है, उनको ट्रॉमा होता है, और उनको जो ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उसको हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिकन्सिलिएशन और हनीमून फेज। नाउ अब आप उस घर में है तो जो जिस पर्सन ने अब्यूज किया है वो क्या करता है, माफी मांग लेता है, बहुत पश्चाताप प्रकट करता है या फिर बदलाव का वादा करता है। फिर एक क्या होता है कि अस्थाई शांति वाली अवधि आती है जहाँ पे दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रेम से या स्नेह से व्यवहार करता है। इससे जो विक्टिम होता है या जो हमारा पीड़ित होता है उसको लगता है कि एक आशा की किरण है कि नहीं, अब ये दोबारा से साइकिल रिपीट नहीं होगी, और वो उसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है, तो वो साइकिल का पार्ट बन जाता है। फिर इसके बाद आती है काम फेज होती है, जिससे कि ये उस टेंशन बिल्डिंग फेज से पहले की फेज है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें शांत है, कोई तनाव नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो जब लाइफ सही है तो हम क्यों इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर से अनसुलझे हुए जो स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और हम वापस से फर्स्ट स्टेज पे यानी कि टेंशन बिल्डिंग फेज पर पहुंच जाते हैं। ये जो कंटिन्यूस जो पैटर्न होता है इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जो भी लोग इसका शिकार होते हैं वो इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा इस होप में जी रहे होते हैं कि नहीं, वो वापस से काम फेज या जो हनीमून फेज है वो फिर से आने वाली है। ब्रेकिंग द साइकिल, इस साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं? तो अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग की साइकिल कैसे काम करती है या कौन कौन से इसके सिंबल्स होते हैं, अगर उन्हें हमें पता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके सोच सकते हैं कि हम गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं। थेरेपी एंड सपोर्ट, जो भी ट्रॉमा रिलेटेड थेरेपीज हैं जैसे कि EMDR, CBT या DBT, वो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करने में हमारी मदद करती है। मित्रों, परिवारों या सहायता समूहों से मिलने वाला सहयोग आपको मान्यता और शक्ति प्रदान करता है कि आप इस साइकिल से बाहर निकल सकें। एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज, धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करना, नहीं करना कहना सीखना, और अपनी जो फिजिकल और इमोशनल जो सेफ्टी उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ना। ये बहुत ही सिंपल बात लगती है, लेकिन जब कोई पर्सन इन सबसे जूझ रहा होता है तो उसके लिए आसान नहीं होता। बिल्डिंग सेल्फ वर्थ,
तो अपनी वर्थ को बनाना, क्योंकि इस तरह की साइकिल को जो फेस कर रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका होता है एकदम। तो वो उनको अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, अपना इंडिपेंडेंस धीरे धीरे बनाना है। तो इससे जैसे जैसे आप अपने अब्यूज़र के ऊपर कम डिपेंडेंट होते जाएंगे, आपको ये साइकिल तोड़ना आसान हो जाएगा। प्लानिंग एंड एग्जिटिंग। अब क्योंकि ये एक सर्कल है तो इससे निकलना इतना आसान नहीं होता, तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप तैयार हों तो इस अब्यूज़ के जो एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए एक पूरा सेफ्टी प्लानिंग करें और फिर एग्जिट करें। साइको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। अब इसका साइको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है विक्टिम के लिए? पीटीएसडी की वजह से बार बार ये इस तरह की जो लोग होते हैं वो बाद में भी दर्दनाक घटनाओं के संपर्क में आने के कारण का रीज़न बन जाते हैं उनकी ज़िंदगी में। पेनफुल इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी, इसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली डिप्रेशन, एंजाइटी और फियरफुलनेस की जो फीलिंग है वो कंटिन्यूसली रहती है। सोमैटिक कंप्लेंट्स, शरीर में पुराने दर्द बन जाते हैं, सिर दर्द या फिर कुछ अलग तरह के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक पेन से गुजरे हैं। वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते कि हम इस इवेंट से बाहर निकल चुके हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग जब होती है जब कोई भी विक्टिम अपने जो अब्यूज़र के साथ इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है, क्योंकि इस जो साइकिल में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे हनीमून फेज़ होता है, तो गिफ्ट्स मिलते हैं, प्यार मिलता है आपको, एक अटेंशन मिलती है। तो वो इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स की जो होती है वो आदत हो जाती है। तो ये जो काइंडनेस और अफेक्शन है वो रिकन्सिलिएशन में हर बार ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से अपने अब्यूज़र से एक इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं, और जब बाद में हमें पता चलता है कि हम साइकिल ऑफ अब्यूज़ में हैं, तो उस समय पे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हमको कंफ्यूज करने वाला एक फैक्टर बन जाता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग की क्या-क्या मुख्य विशेषताएँ हो सकती हैं? सबसे बड़ी बात है कि इंटरमिटेंट एनफोर्समेंट होता है। जितना भी अपमानजनक व्यवहार हो, दुर्व्यवहार हो, उसके बीच-बीच में प्रेम, दया या स्नेह के क्षण भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि अरे पॉज़िटिविटी पॉसिबल है और मैं इस पे अपना फ़ोकस कर सकता हूँ, तो मैं अपनी नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूँ। एक पावर इम्बैलेंस होता है कि जो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, वो पीड़ित को कंट्रोल करके रखता है और उनके ऊपर अपना फोर्स लगा के रखता है, ताकि वो उनके ऊपर ही डिपेंड रहें और वो साइकिल से बाहर नहीं निकल सकें। इमोशनल कन्फ्यूजन होता है। पीड़ित को या जो हमारा विक्टिम है उसको अब्यूज़र के लिए पता नहीं होता है कि किस चीज़ से उन्हें खुशी होगी और वो उन्हें प्यार देंगे, और किस चीज़ से वो उनके ऊपर गुस्सा करेंगे या घर में स्ट्रेस पैदा हो सकता है। तो वो कॉन्टिन्यूसली सर्वाइवल वाले फेज में रहते हैं। फियर और अबैंडनमेंट होता है। जो विक्टिम होता है उसे लगता है कि मैं कहीं जो ये अच्छा टाइम चल रहा है मेरी किसी गलती की वजह से ख़त्म ना हो जाए और मैं कुछ गलती ना कर दूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनका व्यवहार इसमें कम मैटर करता है। ये जो अब्यूज़र है उसकी अपनी मेंटल स्टेट की वजह से हो रहा है। सेल्फ ब्लेम, जो अब्यूज़र होता है वो उसका इतना माहौल ऐसा बना देते हैं कि जो विक्टिम होता है वो लगता है कि वो इस अब्यूज़ की वजह से अपने अंदर ही समाहित है और रिश्तों में आई समस्याओं के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। पीड़ित व्यक्ति जो है उन्हें लगता है कि मेरी ही गलती है और जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं ही रीज़न हूँ। स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में हमने सबने सुना है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहाँ पे कि विक्टिम अपने अब्यूज़र से या अपने अबडक्टर से इमोशनल बॉन्ड, एम्पैथी और सब पॉजिटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो डेवलप कर लेता है, और ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो उनके साइड में खड़े होने लग जाते हैं और उनका साथ लेते हैं। इस तरह की जो विरोधाभासी प्रतिक्रिया होती है ये पावर डायनामिक्स में हो सकती है, जहाँ पे जैसे कि आप किडनैप हुए हों या फिर घर में कंटिन्यूअसली दुर्व्यवहार हो रहा हो, या आप उस पर्सन के ऊपर अपने लाइफ के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जैसे कि जो हमारा ओवर द बॉर्डर मानव तस्करी होती है उन सब चीज़ों में। तो ये नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि इस तरह का ये स्टॉकहोम स्वीडन में एक बैंक डकैती हुई थी जहाँ 6 दिन पर लोगों को बंधक बना के रखा गया था, और इंटरेस्टिंगली इनफ जो लोग बंधक बने हुए थे उन्होंने अपने किडनैपर्स को बचाया था और उनके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम की वजह से उनसे एक इमोशनल बॉन्ड, एम्पैथी और एक पॉजिटिव फीलिंग बना चुके थे उनके प्रति, तो उनकी गलत भी चीज़ें उनको गलत नहीं दिखाई दे रही थी। परसीव्ड थ्रेट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनका एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। उनको लगता है कि हमेशा उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खतरा
या फिर होने वाला है, तो उन्हें सर्वाइव करना है और उनको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव बढ़ सकें और वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि उनका जो अब्यूज़र है वो गुस्सा हो जाए। आइसोलेशन, इस तरह के लोग यूजुअली अपने विक्टिम को एकदम आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो अपनी इमोशनल या फिजिकल जो भी नीड्स हैं उसके लिए अपने अब्यूज़र पे डिपेंड रहें। पावर डायनामिक्स तो हमेशा होती है, फाइनेंशियल और जो भी डिस्टेंस रिलेटेड लोनलीनेस होती है, क्योंकि जो आपका अब्यूज़र है वो आपको साइकोलॉजिकली पूरी तरह से अडेप्ट करना चाहते हैं उनके लाइफस्टाइल में, तो आपको वो बाकी पूरी दुनिया से अलग थलग कर देंगे और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा हर चीज़ पे, फूड पे, पैसों पे, आपके मूवमेंट्स पे। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसकी वजह से क्या होता है कि जो अक्सर विक्टिम होता है वो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसको हर चीज़ का सेंस बनाने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर मैं इस चीज़ से अपने आप को डिसोसिएट कर लूँगा तो मैं इस चीज़ को झेल सकता हूँ। हालांकि स्टॉकहोम सिंड्रोम को फॉर्मली नहीं माना जाता है, लेकिन ये ह्यूमन रेस्पॉन्स ऑफ ट्रॉमा एंड सर्वाइवल में एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है। हिंसा देखने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे होते हैं जो घर में वायलेंस देखते हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिले, मतलब उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो डिले हो जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं और एकेडमिक स्ट्रगल्स होती हैं। हायर लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि पीटीएसडी और एंजाइटी डिसऑर्डर शामिल जो विकास हो रहा है बहुत आसान हो जाता है। और ACE बोलते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो कि CDC और काइसर परमानेंटे द्वारा शुरू किए गए थे। इन्होंने बताया, ये एक लैंडमार्क स्टडी है जिसमें जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि घरेलू हिंसा द्वारा और ट्रॉमा की वजह से जो संघर्ष घर में शुरू होता है वो ओवरऑल वेलबींग पर एक गहरा और लंबे समय तक का प्रभाव डालता है। एसी के अध्ययन में पाया गया है कि ये इंटरजनरेशनल ट्रॉमा और एक इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ अब्यूज को बढ़ावा देता है और इसके रिपल इफेक्ट्स कई जनरेशन तक उस परिवार में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी ने उसका अनुभव किया तो वो नेक्स्ट पीढ़ी तक खत्म हो जाएगा, वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है फैमिली में। एसीई के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? तो एसीई अध्ययन बच्चों के प्रतिकूलता की 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहला तो दुर्व्यवहार, जो कि हम नॉर्मली अब्यूज़ में बात करते हैं। तो फिज़िकल, मेंटल या सेक्सुअल या इमोशनल जो आपका अब्यूज़ होता है। फिर दूसरा होता है कि नेग्लेक्ट, कि अगर आप घर में कोई और किसी तरह के अब्यूज़ का फेस कर रहा है तो वो इतने कैपेसिटेट नहीं होते कि वो अब्यूज़र या विक्टिम घर के बाकी बच्चों को या बूढ़ों को या किसी और की केयर कर सके, तो नेग्लेक्ट के सिचुएशंस बन जाते हैं। और फिर हाउस होल्ड डिस्फंक्शन तो नॉर्मल है ना, उन्हें कंटिन्यूसली विटनेस करना पड़ता है घर के अंदर जो हिंसा हो रही होती है उसको, उनको अपने मदर पेरेंट्स का सेपरेशन, डिवोर्स और बहुत सारे इंसल्टिंग रिश्तों के रीज़न देखने पड़ते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ जाता है, घर में मानसिक बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, घर के किसी सदस्य को इनकार्सिनरेशन के चांसेस यानी कि कारावास के चांसेस होते हैं, तो वो एक अपने आप में एक नया तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो घरेलू हिंसा को देखना एसीई के मुख्य कारण है और ये एक बच्चे की जो सेंस ऑफ सेफ्टी होती है, इमोशनल सिक्योरिटी होती है और उनका जो वर्ल्ड भी होता है कि वर्ल्ड किस तरह का, उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। मानसिक स्वास्थ्य के और क्या-क्या परिणाम होते हैं? तो घरेलू हिंसा के संदर्भ में एसी का क्या प्रभाव होता है? सबसे पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना? घरेलू हिंसा के जो शिकार बच्चे होते हैं उनमें डिप्रेशन, चिंता और पीटीएसडी के लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन बच्चों के प्राय मैलाडैप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि वो कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे, या फिर वो डिसोसिएट हो जाते हैं जो रियलिटी होती है, या फिर टालम-टोल करते हैं क्योंकि चीज़ों को अवॉइड करने से ही वो चीज़ों को फेस कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? तो जिनको एसी स्कोर ज़्यादा होता है उनके उस फैमिलीज़ में आप देखेंगे कि हायर रेट्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ होता है और जो डेंजरस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा पाई जाती हैं इस तरह के घरों में। घरेलू हिंसा के संपर्क में आने से दुर्व्यवहार की जो डायनामिक्स होती है, अब्यूज़िव डायनामिक्स वो नॉर्मलाइज़ हो जाती है, तो
जो बच्चे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें लगता है कि यही एक नॉर्मल लाइफ होती है, जिससे कि फर्दर अब्यूज की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वास्थ्य पे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है? जिनका एसी स्कोर ज़्यादा होता है, ऐसे एडल्ट्स लंबे समय में होने वाली बीमारियाँ जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर उनको ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बचपन में जो ट्रॉमास की वजह से उनकी बॉडी स्ट्रेस से डील नहीं कर पाती है, और वो कंटिन्यूअसली कहीं न कहीं उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इंटरजनरेशनल ट्रॉमा, घरेलू हिंसा के संपर्क में आने वाले लोग इस साइकिल को कंटिन्यू करने की जो कोशिश करते हैं, या इस तरह की उन्हें इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो चाहे वो अब्यूज़र हो या विक्टिम हो, अगर उनको इंटरवेंशन या फिर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो इसके कंटिन्यूएशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टैटिस्टिक्स हाइलाइटिंग द लिंक, जो बच्चे घरेलू हिंसा के गवाह होते हैं उनके इंटीमेट पार्टनर हिंसा को अनुभव करने को की या उसको अंजाम करने की 3 से 4 गुना संभावना ज़्यादा होती है। घरेलू हिंसा वाले परिवार में लगभग 30% से 60% बच्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिर से फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का अनुभव करते हैं। जो अब्यूज़र होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजिकल डायनामिक्स है इसमें। तो पावर और कंट्रोल डायनामिक्स होती है। अपमानजनक व्यवहार के मूल में पीड़ित पर हावी होना और उसे अपने नियंत्रण में रखने की जो इच्छा होती है वो उनको ये सब करने के लिए मोटिवेट करती है। तो अब्यूज़र की डिज़ायर होती है कि वो डोमिनेट करे और मैनिपुलेट करे अपने विक्टिम को। यह अक्सर खुद को श्रेष्ठ समझने या अपने रिश्तों पर नियंत्रण बनाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होता है। उन्हें लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये प्रवृत्तियाँ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप में प्रकट हो सकती हैं। प्रेरणाएँ, किसकी वजह से क्या-क्या मोटिवेशन होता है इसके पीछे? दुर्व्यवहार करने वाले लोग अक्सर अपने जीवन के अन्य पहलुओं में अपने आप को कम महसूस करते हैं। तो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी, इनसिक्योरिटी और लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब बाहर वो अपने आप को इनएडिक्वेट या इनसिक्योर फील करते हैं तो वो घर में या फिर अपने क्लोज मेंबर पे जहाँ पे वो कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे वो कोशिश करते हैं। टैक्टिक्स, इसमें डराना, धमकाना, दबाव डालना, पीड़ित को दोस्तों या परिवारों से अलग-थलग करना शामिल है, ताकि उस पर निर्भरता और अनुपालन सुरक्षित हो सके। उदाहरण के लिए दुर्व्यवहार का चक्र अक्सर तनाव पैदा करने पर शुरू होता है, जिसके बाद एक अपमानजनक घटना, सुलह और फिर हनीमून चरण की वापसी होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट, अक्सर ये एक कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट होता है अब्यूजर्स का। तो दुर्व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप से इतने ज़्यादा कन्विंस्ड होते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे पास बहुत सारे राइट्स हैं, मेरे पास कोई इमोशनल एम्पैथी नहीं है और मुझे कंट्रोल करने का हक है। तो एक एंटाइटलमेंट होता है। दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति ये मानते हैं कि वो किसी को भी अपने अपने हिसाब से उनके ऊपर कंट्रोल करने का एक हक रखते हैं, और उनका जो विक्टिम है उसके पास अपनी कोई जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं होनी चाहिए। वो उनको सोचते हैं कि ये मेरी एक संपत्ति है। लेक ऑफ एम्पैथी, उनके पास कोई एम्पैथी नहीं होती है। वो नहीं समझते हैं कि मेरे इस पर्सन को साइकोलॉजिकली या फिजिकली पेन हो रहा है, या इसे मना करने का हक है, या ये इस चीज़ को नहीं चाहते तो ये कह सकते हैं। वो केवल अपनी जो ज़रूरतें हैं और अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान देते हैं। मैनिपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो नॉर्मली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड जो हमारा अब्यूज़र होता है वो गैसलाइट करते हैं, यानी कि जो विक्टिम फील कर रहा है उसकी रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं। तो उससे लगता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। वो दूसरे को बिल्कुल कोई भी सपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करने देना चाहते। वो उनको अगर थोड़ा सा भी उनकी प्रति इंसल्टिंग बिहेवियर होता है तो उसको रोक करने के लिए जो विक्टिम होता है उसको दोषी ठहराने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो उनकी कभी खुद की कोई गलती नहीं होती है, हमेशा जो विक्टिम है उसी की गलती होती है। एंगर एंड इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज, दुर्व्यवहार करने वाले लोग अक्सर अपनी भावनाओं और विशेषकर क्रोध को नियंत्रित करने में संघर्ष करते हैं, जिसकी वजह से वो हिंसक हो जाते हैं या फिर गलत व्यवहार करते हैं। अनरिजॉल्व एंगर एंगर ये कहाँ से डेवलप होता है? तो उन्होंने खुद ने किसी ट्रॉमा का या फिर इनसिक्योरिटी का अनुभव किया है, या उनके लाइफ में कुछ ऐसे बड़े मैटर्स हैं जहाँ पे वो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में फील नहीं करते। तो इसकी वजह से उनका जो इमोशनल
कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है या फिर इम्पल्स रिएक्शंस होती हैं। इम्पल्सिविटी, कुछ दुर्व्यवहार जो होते हैं वो उसका रिजल्ट का को एनालाइज नहीं करते, उससे पहले वो काम कर देते हैं, बहुत ही इम्पल्स पे एक्ट करते हैं और अपनी हताशा निराशा को मैनेज करना उनके लिए असमर्थ हो जाते हैं उस सब में। तो वो इसकी वजह से क्या होता है, जब इम्पल्स पे काम करते हैं और अपना खुद का डिसअपॉइंटमेंट को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो जो नेगेटिव उनका बिहेवियर है वो बढ़ जाता है। वायलेंट आउटबर्स्ट होते हैं, गुस्सा जो होता है वो अक्सर अपने से कमज़ोर लोगों पर या जो जिनके पास उनके जो उनके कंट्रोल में है उन लोगों के ऊपर निकलता है और उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है जिसकी वजह से मैं अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकूँ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के अपने व्यवहार को उचित ठहराने के लिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कर लेते हैं, तो लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक है। जस्टिफिकेशन, दुर्व्यवहार करने वाले अक्सर अपने कार्यों को इस तरह के बयानों से तर्कसंगत बनाते हैं कि इसी ने मुझे उकसाया था, ये इसके ही लायक है, या उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं किया होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। वो मिनिमाइज कर देते हैं, उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने जो गलत या अब्यूजिव बिहेवियर किया है वो गंभीर है, वो इतना बुरा भी नहीं है, ये नॉर्मल है। प्रोजेक्शन, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो अपने विक्टिम के ऊपर ही अटैक करते हैं या आरोप लगा सकते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। ये विचार पैटर्न जो होते हैं, इस तरह के जो थॉट पैटर्न्स होते हैं वो अब्यूज़र को जवाबदेही से बचा लेते हैं, कंट्रोल रखने देते हैं और अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में और क्या-क्या जो होती है साइकोलॉजिकल डायनामिक्स चल रही होती हैं। इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायलेंस, ज़्यादातर जो हमारे अब्यूज़र्स होते हैं वो इसी तरह के वातावरण में पड़े हुए होते हैं जहाँ पे हिंसा या दुर्व्यवहार नॉर्मल बात होती है। तो ये मॉडलिंग बिहेवियर, उनके पेरेंट्स ने उनके सामने ऐसा बिहेवियर मॉडल किया होता है या उन्होंने अपने नेबरहुड में देखा होता है। ट्रॉमा रीएनेक्टमेंट, उन्हें लगता है कि जब पहले अपने बचपन में जब जिस तरह का व्यवहार उन्होंने देखा है, जो डायनेमिक्स घर में देखी है, वो जब बड़े हो गए तो वो उसी तरह का फेमिलियर एनवायरनमेंट घर में चाहते हैं, तो वो सेम ट्रॉमा को रीएनेक्ट करना चाहते हैं। साइकिल ऑफ वायलेंस, हस्तक्षेप के बिना ये व्यवहार पीढ़ियों तक जारी रहते हैं क्योंकि दुर्व्यवहार के शिकार कभी कभी खुद भी दुर्व्यवहार करता बन जाते हैं। तो ये उनका एक सिस्टम होता है जो फेमिलियर होता है, वही कन्वीनियंट लगता है। तो इस वजह से ये जो साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स है उनके खुद के पास से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। हाँ, स्ट्रैटेजीज़, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं जिसमें हम इनको इंटरवेंशन कर सकते हैं और ये सब एविडेंस पे बेस्ड हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रॉमास इम्पैक्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ट्रॉमा के इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज़ करें। फिर उसके प्रिंसिपल को ट्रांसपेरेंस होके काम करें ताकि हम उनको हैंडल कर सकें। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, नॉन जजमेंटल अप्रोच ज़रूरी है। फिर एक थेरेप्यूटिक यानी कि सीबीटी अप्रोच होती है जो कि काम कर सकती है। ये जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन्हें यूज़ करना जानते हैं, तो ये पीटीएसडी से, डिप्रेशन से या फिर एंग्जाइटी से जिनके सिम्टम्स होते हैं उनको दूर करने में प्रभावी होती है। अ, ये फ्लैशबैक से भी बचने में मदद करती है और जो हमारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उन सब मामलों में सीबीटी बहुत बढ़िया काम करता है। डीबीटी, ये भी एक तरह की थेरेपेटिक अप्रोच है जो कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज़ की जाती है। इससे इमोशनल रेगुलेशन, आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करना और अपने जो भी रेजिलियंस को बढ़ाने में काम करती है। माइंडफुलनेस और अपने आप को एक्सेप्ट करने में, बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करने में क्लाइंट्स की हेल्प करती है और जो उनको अपनी आत्म क्षति है जो उनको उसको जो नुकसान हो चुका है उसको कम करने में भी मदद। थेरेपेटिक अप्रोचेस में पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी भी है, तो ये पीसीआईटी थेरेपी जो थी माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर जो ट्रॉमा का इम्पैक्ट होता है उसको संबोधित करती है। ये उनके बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन बढ़ाती है, उनके पेरेंटिंग टेक्निक्स में इम्प्रूव करती है और जो माता पिता को रियल लाइफ सॉल्यूशंस देती है ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षा और लगाव की भावना बढ़ा करके घर में एक प्रॉपर माहौल। कुछ और
जो तरीके हो सकते हैं वो कि कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, पीयर नेटवर्क्स होते हैं। तो जो लोग इस तरह के समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी में एक नेटवर्क बनाएं और एक दूसरे की बात समझें, और बड़े लोग जो फैमिली में हैं या रेस्पेक्टफुल लोग हैं जो समझते हैं वो उनको उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। फिर कल्चरली सेंसिटिव इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेम चीज़ नहीं है। तो उनके जो कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं वो उनकी बात समझते हैं, वो उनको सांस्कृतिक जो अप्रोप्रिएट तरीका है कम्युनिटी का उसके अकॉर्डिंगली और अपनी कल्चरल जो रेलेवेंट बातें हैं उनके हिसाब से उनको समझाते हैं और बताते हैं कि अब्यूज़ गलत है। तो इस तरह की चीज़ों को और लैंग्वेज बैरियर्स को कम करने से इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट जो स्टिग्मा उसको कम करने से फैमिलीज जो है वो अपने आप को बेटर हैंडल कर पाती हैं। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एजुकेशनल और हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो बच्चे बहुत ही लर्निंग फेज में होते हैं, तो अगर घर में कुछ गलत भी हो रहा है तो अगर आप स्कूल में इस तरह की एजुकेशन देंगे तो वो समझ सकते हैं कि घर में जो है वो गलत है या उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स, मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा सकता है, टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हो सकता है। जो टीचर्स हैं इफ़ दे आर ट्रेंड दे कैन टीच देयर, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिम्टम्स को। और जो ट्रॉमा सेंसिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बना सकते हैं, अगर कोई बच्चा इस तरह के एनवायरनमेंट से आ रहा है या उसने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा को फेस किया है तो क्लासरूम ऐसा हो कि बच्चा जो है वहाँ पे माइंडफुल रह सके और अपने ट्रॉमा से बाहर निकल करके स्कूल में जो लर्निंग को एक्सपीरियंस कर। कनाडा में कौन-कौन से हेल्पलाइन और संसाधन उपलब्ध हैं? हमें सभी को पता है कि 911 हम डायल कर सकते हैं जबकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हों। नेशनल हेल्पलाइन है बच्चों के लिए, वुमेन्स फाउंडेशन के लिए है, प्रोविंशियल हेल्पलाइंस हैं जो कि फैमिली वायलेंस या फिर जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ओंटारियो में अलग से है और अल्बर्टा में ये हेल्पलाइन है। स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, शेल्टर सेफ डॉट सी ए जहाँ पे कि वो जाके रह सकती है। होप फॉर वेलनेस हेल्पलाइन है जो कि बहुत सारे स्वदेशी व्यक्तियों की सहायता करती है, यानी इंडिजिनस लोगों की। परिवारों और समुदायों के लिए व्यवहारिक सलाह फॉर फैमिलीज, कम्युनिकेशन को बढ़ावा दें और हेल्दी बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करें। जब अगर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाए या अनमैनेजेबल हो जाए तो प्रोफेशनल हेल्प लें। कम्युनिटीज़ के लिए नेबरहुड वॉच प्रोग्राम रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी नेबरहुड में कुछ गलत हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करें। लोकल नॉन प्रॉफिट्स को डोनेशन और वॉलंटियर वर्क के थ्रू कम्युनिटी में काम करने में बढ़ावा दें। पर पॉलिसी मेकर्स फंडिंग को बढ़ाएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इम्प्लीमेंट करें स्क्रीनिंग ताकि हर फैमिली जो है वो बेसिक जो अपने लैंडमार्क्स होते हैं सोसाइटी के उनको पास कर सकें। इसका निष्कर्ष जो भी हमारे घरेलू संघर्ष और पारिवारिक हिंसाएं हैं ये भी बहुत ही व्यापक समस्याएं हैं जिनसे मानसिक समस्याओं पर गंभीर इम्पैक्ट पड़ते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ते हैं। मनोशिक्षा और एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस और कम्युनिटी आउटरीच के प्रयासों के माध्यम से हम इन सब चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों में रेजिलियंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कनाडा के कानून और नीतियाँ पीड़ित की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं, लेकिन संसाधनों और सहायताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। परिवारों, समुदायों और नीति निर्माताओं के रूप में मिलकर काम करना हम हिंसा के चक्र को तोड़ सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, इसी के साथ अगर आपको निःशुल्क परामर्श सेवाओं की यानी थेरेपी की ज़रूरत है तो आप हमें इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं ucca.ca, और हमारे मेंटल हेल्थ पेज पर अवर टीम पे जा कर के और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।